Welcome to Major HS Kalsis Balnoi Academy. I am Mr. Devesh, your biology faculty. Today we are going to conduct a test of biology. आपको दोबारा से हम क्वेश्चंस देंगे आपके बायो के, ताकि आपको ओवरऑल आइडिया मिल जाए कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम्स में. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ. The first question says, it is the uppermost part of receptive end of carpel in gynosium of a flower. What it is called? अब क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में? बोला गया आपका कि ये आपका अपर मोस्ट रिसेप्टिव पार्ट, मतलब कुछ आपका रिसीव करता है. किसका? कार्पेल. अब देखो कार्पेल वर्ड आपने सुना होगा. कार्पेल वर्ड क्या होता है आपका? ये होता है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर. अब देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है आपका? एक होता है स्टिग्मा प्लस स्टाइल प्लस ओवरी. सबसे आउटर मोस्ट पार्ट, सबसे आउटर मोस्ट पार्ट जो होता है जहां पर आकर के आपका पॉलन ग्रेन लैंड करता है. पॉलिनेशन के बाद जो पॉलन ग्रेन यहाँ पे आकर के लैंड करता है, उस पार्ट का नाम क्या होता है? इस पार्ट को हम बोलते हैं स्टिग्मा. और ये नेक जो होता है ये होता है आपका स्टाइल. और स्वेलिंग पार्ट जो होता है ये होता है आपका ओवरी. इन तीनों को मिला करके हम क्या बोलते हैं? आपका कार्पेल. क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? इट इज द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ रिसेप्टिव एंड ऑफ द कार्पेल. कार्पेल का अपर मोस्ट पार्ट होता है ये वाला पार्ट. इस पार्ट का नाम क्या है आपका? स्टिग्मा. तो यहाँ पर क्या आपके ऑप्शन में स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है, नन ऑफ द अबव है. तो अपर मोस्ट पार्ट क्या है आपका? अपर मोस्ट पार्ट होता है आपका स्टिग्मा, जो कि कार्पेल का अपर मोस्ट पार्ट है. तो आपका सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन ए. स्टाइल जो होता है आपका मिडल पार्ट होता है, जो कि आपके स्टिग्मा और जो कि आपके ओवरी को कनेक्ट करता है. लेकिन जो सबसे टॉप मोस्ट पार्ट होता है, अपर मोस्ट पार्ट होता है, वो होता है आपका स्टिग्मा. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following does not act both as exocrine gland and as endocrine gland? कौन सा ऐसा है जो कि दोनों की तरीके का एक्ट नहीं करता? ना तो मतलब ना ज्यादा एक्सोक्राइन करता है, ना आपका एंडोक्राइन करता है. तो एक है आपका पिट्यूटरी, एक है आपका ओवरी, एक है आपका पैंक्रियाज, एक है आपका टेस्टिस. ठीक है, जो दोनों की तरह एक्ट नहीं करता, मतलब हार्मोन भी सिक्रेट, मतलब या तो हार्मोन ही सिक्रेट करेगा या फिर आपको कुछ अलग से ट्यूब के थ्रू कुछ रिलीज करेगा. देखो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो आप कह सकते हो, देखो पैंक्रियाज दोनों करता है, ओवरी और टेस्टिस भी आपके दोनों करते हैं, एक्सोक्राइन भी करते हैं, एंडोक्राइन भी करते हैं. ठीक है, पैंक्रियाज भी आपके हार्मोन सेक्रेशन भी करता है, पैंक्रेटिक जूस भी निकालते. तो ये तीनों जो है ना, बोथ तीनों के तरीके का काम करते हैं, तीनों के तरीके का. लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है ये मेनली खाली आपकी बॉडी में हार्मोन्स का सेक्रेशन करवाता है, हार्मोन्स का, खाली हार्मोन. ठीक है, अगर खाली हार्मोन्स का करवाता तो यही तो पूछा है, जो कि बोथ एक्ट नहीं करता. ये एक काम करता है और ये काम क्या करता है कि खाली हार्मोन्स का सेक्रेशन करता है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड. तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए. नेक्स्ट है आपका, कंसिडर द फॉलोइंग एग्जांपल्स. यूग्लेना, अमीबा, पैरामीशियम. यूग्लेना आपके यूग्लिनोइड्स में आते हैं. आप नाम सुना होगा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का. इसका नाम क्या था? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया. मोनेरा में आपके क्या आते हैं? बेसिकली मोनेरा में आपके बैक्टीरियाज आते हैं. प्रोटिस्टा में आते हैं आपके यूकैरियोटिक यूनिसेल्युलर, यूकैरियोटिक यूनिसेल्युलर, जिसमें आपका क्या आता है? यूग्लिनोइड्स भी आते हैं, अमीबा भी आते हैं और पैरामीशियम भी आते हैं. तीनों के तीनों आपके क्या है? बेसिकली यूनिसेल्युलर होते हैं. यूनिसेल्युलर मतलब विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल. ठीक है, ये तीनों के तीनों आपके यूनिसेल्युलर है, ये भी, ये भी, ये भी. तो आपका सही ऑप्शन क्या है? आपका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. ठीक है, रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम प्लांट्स इनटू एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग. देखो एक्सेस वाटर आपका प्लांट कैसे निकालते हैं? जैसे आपका लीफ है, लीफ में आपके पोर्स होते हैं, पोर्स का नाम क्या होता है? आपका स्टोमेटा. जैसे ही मान लो अगर आपके प्लांट को एक्सेस वाटर निकालना है, तो प्लांट क्या काम करता है? पहले आपके वाटर को ना वेपर में कन्वर्ट कर देता है, गैसियस स्टेट में, वेपर में. जैसे ही वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं तो आपके जो लीव्स होते हैं ना, वो अपना स्टोमेटल पोर्स ऐसे ओपन कर देता है. तो जो भी आपके वेपर है इन पोर्स के थ्रू बाहर निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, स्टोमेटल पोर्स के थ्रू बाहर निकल जाता है. इस प्रोसेस का नाम होता है आपका ट्रांसपीरेशन. प्लांट्स जो अपने एक्सेस वाटर लूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ, आपका किसकी हेल्प से करते हैं? आपके ट्रांसपीरेशन. ट्रांसपीरेशन का मतलब क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ
गैसेस थ्रू इन्वायरमेंट, आपके इन्वायरमेंट में जो गैसेस एक्सचेंज होता है प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन कौन करवाता है? आपके स्टोमेटल पोर्स विच आर प्रेजेंट इन लीव्स, लीव्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं मेनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर बोथ एक्टिवेशन एंड एक्शन ऑफ थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन होता है एक टाइप के आपके क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ब्लड क्लॉटिंग में, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में हेल्प करता है। तो कौन सा ऐसा, देखो सोडियम आपकी बॉडी फ्लूइड्स मेंटेन करता है लेकिन आपकी क्लॉटिंग में हेल्प नहीं करता, क्लोरीन आपकी क्लॉटिंग में हेल्प नहीं करता ना, आपका मैग्नीशियम करता है। आपका जो कैल्शियम होता है ना, कैल्शियम, मेनली कैल्शियम हेल्प करता है आपके क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में। ये आपके एक्टिवेशन भी करवाता है थ्रोम्बिन का और एक्शन भी करवाता है। कैल्शियम आयन बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है हमारे ब्लड के क्लॉटिंग करवाने के लिए। अगर आपका ब्लड क्लॉट नहीं हो पाएगा तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में कैल्शियम का लेवल थोड़ा सा कम हो सकता है, कम होगा तो कहीं ना कहीं आपकी क्लॉटिंग देर से होगी बेसिकली। Which among the following disease has the minimum incubation period comparing to other ones? देखो बेसिकली आपने नाम सुना होगा फ्लू, इन्फ्लुएंजा, ठीक है। इन्फ्लुएंजा जो है बेसिकली इसका टाइम पीरियड जो होता है ना, टाइम पीरियड, जैसे मान लो आपके अंदर पैथोजन आए, पैथोजन आने के बाद से आपके अंदर पहला सिम्टम कब आया? जैसे मान लो मेरे अंदर कोई बैक्टीरिया आ गया, वायरस आ गया, उसको मैंने पैथोजन नाम दे दिया। अब बैक्टीरिया, वो वायरस मेरी बॉडी के अंदर जाकर के क्या काम करता है और फर्स्ट सिम्टम शो करता है, उसका जो टाइम पीरियड होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड। तो आपका इन्फ्लुएंजा का जो होता है ना, एक दिन करा अगले दिन इसके सिम्टम्स आने लग जाते हैं, 1 से 2 दिन में ही इसके सिम्टम्स आने लग जाते हैं, इसका सबसे कम इंक्यूबेशन पीरियड होता है। बाकी मीजल्स के, मम्स के, स्मॉल पॉक्स के इंक्यूबेशन पीरियड थोड़े से ज्यादा टाइम के होते हैं, लेकिन आपका जो इन्फ्लुएंजा होता है आज हुआ और नेक्स्ट डे तक आपको सिम्टम ही आ जाएगा, ठीक है, बहुत कम टाइम पीरियड है। तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑप्शन बी। Which of the following are chlorophyll bearing simple thalloid autotrophic and largely aquatic both fresh water and marine water organism? देखो आपका क्या बोला गया कि कौन से ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि क्लोरोफिल बेयरिंग, उनके पास क्लोरोफिल होता है, सिंपल होते हैं मतलब लोअर लेवल, थैलोइड मतलब थैलोइड स्ट्रक्चर, ऑटोट्रोफिक मतलब अपना खाना खुद बना सकते हैं, एक्वाटिक लार्जली एक्वाटिक मेनली आपके पानी में ही रहते हैं आपके। तो जिम्नोस्पर्म तो आपके वुडी अपीयरेंस होता है और ये हार्ट हैबिटेट में पाए जाते हैं, सेम आपके ये भी मोस्ट हैबिटेट में पाए जाते हैं। एंजियोस्पर्म सबसे लार्जेस्ट प्लांट किंगडम होता है। थैलोफाइट्स में आपके एल्गी आते हैं और फंजाई आते हैं, और टेरिडोफाइट्स में आपके फर्न्स आते हैं, बेसिकली फर्न्स। तो कौन सा ऐसा प्लांट किंगडम है जिसमें आपके एल्गी आते हैं? एल्गी आपके मेनली फ्रेश वाटर और मेन वाटर दोनों के आसपास रहते हैं, और बेसिकली आपके थैलोइड मतलब आपका इनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा मर्ड टाइप का, ना तो इनके पास लीफ होता है, ना रूट होता है, ना शूट होता है, कुछ भी नहीं होता इनके पास, खाली क्लोरोफिल होता है, ऑटोट्रोफ्स होते हैं। तो किसमें आएंगे आपके? थैलोफाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्लांट हैज स्पोर्स एंड एम्ब्रियोज बट डज नॉट हैव वस्कुलर टिश्यू एंड सीड्स? कौन सा ऐसा प्लांट है जिसके पास स्पोर्स हैं, मतलब अपने स्पोर्स रिलीज करता है, और एम्ब्रियोज मतलब ओव्यूल्स टाइप का, बट इनके पास वस्कुलर टिश्यू मतलब जाइलम और फ्लोएम नहीं होते, इनके पास जाइलम और फ्लोएम नहीं है इनके पास। तो आपने सुना है ब्रायोफाइट के पास होता है, फियोफाइट के पास भी होता है, रोडोफाइट के पास होता है। बस आपका जो ब्रायोफाइट होता है ना, ब्रायोफाइट, ये आपका सिंपल लेवल एंड प्लांट किंगडम है जिसके पास जाइलम और फ्लोएम नहीं पाए जाते, इसके पास स्पोर्स होता है, अपने स्पोर फॉर्मेशन करते हैं, एम्ब्रियोज होता है, लेकिन इनके पास क्या नहीं होता, इनके पास जाइलम फ्लोएम नहीं पाया जाता, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? आपका लोअर लेवल होते हैं आपके ये, और इनको हम बोलते हैं एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। एम्फीबियन क्योंकि रहते जमीन पर है लेकिन इनको रिप्रोडक्शन के लिए पानी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। The smallest unit of genetic material that produces a phenotypic effect on mutation is called। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है जेनेटिक मटेरियल की? देखो आपने देखा है एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। देखो आपका जो ये एक सिंगल बेस पेयर हुआ ना, एक सिंगल बेस पेयर, इसी को हम बोलते हैं स्मॉलेस्ट, इसी को हम क्या बोलते हैं? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ जेनेटिक मटेरियल। एक सिंगल पेयर को या तो इसका दे दो या इसका दे दो, एक ही बात है, ठीक है। और इसका आपका फेनोटाइपिक इफेक्ट मतलब हमारे अपीयरेंस पे, फेनोटाइप मतलब होता है हमारे अपीयरेंस पे इफेक्ट पड़ता है, हाँ। तो इसको एक सिंगल पेयर को, एक सिंगल पेयर को बोला जाता है आपका म्यूटोन, ठीक है। एक सिंगल पेयर को क्या बोला जाता है? आपका म्यूटोन।
या तो आप एडेनिन थायमिन का नाम ले सकते हो या आप गुआनिन साइटोसिन का ले सकते हो। एक सिंगल पेयर जो होता है उसको हम कहते हैं स्मॉल यूनिट ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जो कि आपका फिजिकल अपीयरेंस चेंज कर सकता है म्यूटेशन के बाद, तो उसको हम क्या बोलते हैं, म्यूटॉन बोलते हैं। ठीक है। ए मैन सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज मेलिटस ड्रिंक्स वाटर मोर फ्रीक्वेंटली एज ही हैज टू एलिमिनेट फ्रॉम द ब्लड एक्स्ट्रा। आपके ब्लड में डायबिटीज में क्या बढ़ जाता है? ऑब्वियसली हमारे डायबिटीज में दो टाइप के होते हैं, टाइप 1 टाइप 2 मेनली जो फेमस है, बाकी आपके प्रेगनेंसी वाला भी होता है। एक होता है आपका डायबिटीज मेलिटस जिसमें आपकी बॉडी में टाइप 1 होता है, जिसमें आपकी बॉडी में शुगर का लेवल ब्लड में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हम क्या काम करते हैं, उसमें कंडीशन क्या होती है कि अगर किसी को डायबिटीज मेलिटस है वो इंसान बहुत ज़्यादा पानी पिएगा। क्यों? ताकि उसके ब्लड में जो एक्स्ट्रा शुगर है वो आपके पानी के साथ मिक्स होकर के यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाए। ठीक है। अब होता क्या है कि क्या निकालना है, इंसुलिन निकालना है। इंसुलिन तो हमारा काम का, ग्लूकागोन भी नहीं निकालना, ना सॉल्ट निकालना, हमें क्या निकालना है, ग्लूकोज इज अ काइंड ऑफ व्हाट, शुगर। इसमें आते हैं आपके मोनोसेक्राइड में आते हैं, सबसे सिंपलेस्ट शुगर जो आपके ग्लूकोज होते हैं। ठीक है। तो सही ऑप्शन क्या है आपका, ग्लूकोज, ऑप्शन ए। BCG वैक्सीन इज मेंट फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। आपका BCG वैक्सीन जो होता है ना तो लेप्रोसी का करता है, ना टेटनस का करता है, ना मम्प्स का करता है, ये करता है आपका टीबी का। BCG वैक्सीन जो होता है आपके टीबी के लिए यूज होता है। ठीक है। अब होता है कि देखो टीबी का जो टाइम पीरियड होता है ना बहुत ही ज्यादा वेरी करता रहता है, बहुत ज्यादा वेरी। आपके कंडीशंस के हिसाब से ना आपको ड्रग्स दिए जाएंगे, दवाइयाँ बेसिकली। अगर आपने एक सिंगल दिन अगर आपने दवाई स्किप करे तो आपकी कंडीशन दोबारा पहले दिन की तरह हो जाएगी। भले मान लो आपका 7 महीने का कोर्स चल रहा है, आपने 6.5 महीने तक दवाई खाई, लेकिन फिर भी एक दिन आपने स्किप करे, दोबारा आपकी कंडीशन पहले दिन की तरह हो जाएगी। तो बहुत ही बेकार बीमारी होती है आपकी टीबी। BCG वैक्सीन किसके लिए यूज होता है, आपके टीबी, आप कह सकते हैं ट्यूबरक्लोसिस के लिए, विच इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इट इज मेनली कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया। द नेम ऑफ द बैक्टीरिया इज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है। The web of the spider is made up of which among the following। आपके स्पाइडर के वेब किससे मिलकर के बने होते हैं? क्या प्रोटीन से, क्या कार्बोहाइड्रेट से, क्या लिपिड से? लिपिड्स होते हैं आपके फैट, कार्ब्स होते हैं आपका शुगर, प्रोटीन तो प्रोटीन होता है। तो बेसिकली होता क्या है, जो आपके अगर कोई भी चीज स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, कार्ब्स मेनली स्ट्रक्चर फॉर्म करने में हेल्प नहीं करता, लिपिड थोड़ा बहुत करता है क्योंकि टाइप का फैट है, फैट हमारा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। लेकिन जो लिपिड होता है ना बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। हम देखा है कि इनके जो देखो इनके लिए जो इनका स्पाइडर वेब है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है उनमें, तभी तो लटक करके नीचे आ जाते हैं। वो बेसिकली मिलकर के बना होता है आपके प्रोटीन से। स्पाइडर का वेब खाली प्रोटीन से मिलकर के बना होता है, ना तो उसमें कार्ब्स होते हैं ना उसमें लिपिड्स होते हैं। इसमें ए ओनली, ए ओनली क्या आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड बाय सेल्स इंटरेक्ट विद अदर सेल्स। कौन से इनमें से 4 ऐसे हैं जो कि एक सेल दूसरे सेल के साथ इंटरेक्ट करते हैं? क्या सेल ट्यूब्यूल, सेल्स के ट्यूब आपस से इंटरेक्ट नहीं करते, वो इंफॉर्मेशन ले जा, देखो एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करते आपके, क्योंकि सेल्स के बीच में ट्यूब्स नॉर्मली वे में पाए भी नहीं जाते, आपके बहुत कम जगह पाए जाते हैं, इंटरेक्शन का काम नहीं करते। ना एडिशन ना डिटेक्टर्स, आपके होते सेल जंक्शन। सेल जंक्शन आपने गैप जंक्शन सुना होगा, आपने एडेसिव जंक्शन सुना होगा, आपने टाइट जंक्शन सुना होगा, आपने लूज जंक्शन सुना होगा। ठीक है। ये सारे आपके जंक्शन होते हैं जो कि आपके एक सेल को दूसरे सेल से इंटरेक्ट करवाते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं आपस में, उसको हम क्या बोलते हैं, सेल जंक्शन। अब है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग, मॉडिफाइंग एंड पैकेजिंग प्रोटीन इन लिपिड्स। कौन सा ऐसा आपका सेल ऑर्गेनेल होता है जो कि आपके सेल को सेल में ट्रांसपोर्टेशन करवाता है, सेल में मॉडिफिकेशन करवाता है, प्रोटीन और लिपिड्स का आपका पैकेजिंग करवाता है, और इवन ये आपके लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन भी करवाता है, लाइसोसोम्स। ठीक है। लाइसोसोम्स ऑप्शन से काट दो। ER आपके ट्रांसपोर्टेशन करवाता है लेकिन पैकेजिंग का काम नहीं करता। माइटोकॉन्ड्रिया ना तो पैकेजिंग का काम करता है ना ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। तो बचा क्या आपका गोल्जी बॉडीज। इसको हम गोल्जी एपरेटस के नाम से भी जानते हैं, जो कि हमारी बॉडी में लाइसोसोम की फॉर्मेशन भी करवाता है और ये बाकी ऊपर के सारी मॉडिफिकेशन भी करवाता है सेल की, आपका लिपिड्स और प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन भी और पैकेजिंग भी बेसिकली पैकेजिंग करवाता है, ट्रांसपोर्टेशन भी करवाता है आपका ये। ठीक है। Surplus red blood cells needed to meet an emergency are mainly stored in what organ of the human body। जैसे मान लो अगर मेरी बॉडी में अचानक से अनीमिया हो गई, खून की कमी हो गई, तो कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो कि
ब्लड रिजर्वॉयर बोला जाता है, ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी बोला जाता है, जो कि हमारे ब्लड को स्टोर करके रखता है, तो उसका नाम होता है आपका स्प्लीन। स्प्लीन को हम बोलते हैं आपका ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। यहां पर जाकर के आपके जो ओल्ड रेड ब्लड सेल है ना, वो जाकर के डिस्ट्रॉय हो जाते हैं स्प्लीन में, जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि ये आपका ब्लड रिजर्वॉयर भी होता है। यहाँ पे आने के बाद आपका ब्लड जो होता है वो मतलब ब्लड में मेनली आपका आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी भी बोला जाता है। यहाँ पे हमारा ब्लड एक्यूमुलेट होता है। अगर मान लो हमें बहुत ज़्यादा नेसेसरी है कि हमें ब्लड चाहिए, तो आपका स्प्लीन क्या काम करता है, जो उसने ब्लड रिजर्व करके रखा होता है ना, वही हमें वापस देता रहता है, ठीक है। तो सही ऑप्शन क्या है आपका? ऑप्शन बी, स्प्लीन। The part of human brain which is an important relay station for the sensory impulses and also origin of many involuntary acts of eye such as narrowing of pupil and bright light is the। हाँ, इसमें मेनली ना अगर आप देख सकते हो तो मेनली इसमें बात करी गई आपके सेंसरी एक्शन की। सेंसरी एक्शन किसकी? विजन की बात करी गई है, विजन की बात करी गई है, ठीक है, विजन की बात करी गई है। और भी इन्वॉल्यूंटरी एक्शन, लेकिन मेनली बात किसकी करी गई? विजन। विजन हमारी बॉडी में एक सेंसरी फंक्शन होता है, विजन हमारी बॉडी में एक सेंसरी फंक्शन होता है विच इज रेगुलेटेड बाय आवर मिड ब्रेन। विजन जो विजन और हियरिंग, अलर्टनेस और आप कह सकते हो साइट ऑफ मतलब अलर्टनेस कह सकते हो, स्लीप वेक साइकिल कह सकते हो, ये बेसिकली आप क्या करता है, मिड ब्रेन के मेनली 3-4 काम होते हैं आपके सेंसरी एक्शंस में। विजन, आपका हियरिंग, आपका अलर्टनेस और आपका स्लीप वेक साइकिल, ये कंट्रोल करता है आपका मिड ब्रेन। अगर मैं इसमें विजन की बात कर रहा हूँ तो बेसिकली इसमें कौन होगा आपका? ना तो हाइपोथैलेमस होगा, ना मेड्यूला, ना कॉर्पस कोलोसम, आपका क्या होगा बेसिकली? ऑप्शन सी, मिड ब्रेन। मिड ब्रेन हमारी बॉडी में क्या काम करता है? ये हमारी बॉडी में सेंसरी एक्शंस कंट्रोल करता है, सेंसरी एक्शंस कंट्रोल करता है लाइक विजन और हियरिंग। तो यहाँ पे विजन की बात चल रही है मेनली आपके, अगर विजन की बात चल रही है तो आप मिड ब्रेन टिक करोगे सीधा। This major protein component connective tissue in mammals comprises most of the organic matter, skin, tendons, bones and teeth and occurs fibrous in collagen in most of the body structures। ये ऐसा प्रोटीन होता है हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी में मेनली सब कुछ यही बनाता है। क्या क्या बना रहा है? स्किन बना रहा है, टेंडन बना रहा है, बोन्स बना रहा है, टीथ बना रहा है और भी बाकी चीजें बना रहा है। कौन सा ऐसा प्रोटीन होता है? लिपिड्स तो प्रोटीन है ही नहीं, इसको कार्ब फैटी एसिड आपके प्रोटीन नहीं। इलास्टिन आपके ना इलास्टिक नेचर के होते हैं, ना तो हमारा बोन इलास्टिक, देखो स्किन है, बोन इलास्टिक नहीं है, ना हमारी टीथ इलास्टिक है, बहुत सारी चीजें इलास्टिक नहीं है। तो मेनली आपका इलास्टिन से नहीं मिलकर के बना होता है, वो होता है आपका कोलेजन। कोलेजन आपका सबसे मेजर प्रोटीन होता है जो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर हमारी बॉडी में बनता है, वो आपके कोलेजन से ही मिलकर के बना। बहुत इंपॉर्टेंट आपका प्रोटीन होता है हमारी बॉडी में। नेक्स्ट है, which of the following is not a characteristic shared by most of the members of the kingdom Plantae। Which of the following is not a characteristic? Not बोला गया, they are multicellular। भाई सभी के सभी मल्टीसेलुलर होते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया? नोट, काट दो इसे। they are non मोटाइल, मेजोरिटी ऑफ देम मोटाइल ही हो, नॉन मोटाइल ही होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो नॉट बोला गया ना, जो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, तो कैरेक्टरिस्टिक है ये दोनों। दे पोजेस बायलेटरल सिमेट्रिकल, क्या जरूरी है कि वो आपके हर बार बायलेटरल सिमेट्रिकल हो? नहीं, जरूरी नहीं है। हो सकता है इस तरफ ज्यादा ब्रांचेस है, इस तरफ कम ब्रांचेस है, इस तरफ ज्यादा लीव्स है, इस तरफ कम लीव्स है। तो ब्रांचेस, लीव्स, फ्रूट्स, बर्ड्स, रूट्स, जरूरी नहीं है कि हर बार इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड हो। हाँ, तो ये सिम्टम नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। अल्टरनेशन ऑफ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड जनरेशंस, आपके हैप्लॉइड गैमेट्स भी बनते हैं, डिप्लॉइड स्पोर्स भी बनते हैं, तो हाँ ये भी होता है, लेकिन हमें तो नॉट बताना है। तो नॉट क्या है आपका? क्वेश्चन के हिसाब से जो सही ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन सी। हर बारी ये बायलेटरल सिमेट्रिकल नहीं होते, इस तरफ कुछ चीजें ज्यादा हो सकती है, इस तरफ कुछ चीजें कम हो सकती हैं, इसलिए आपके हर बारी बायलेटरल सिमेट्रिकल ये नहीं होंगे। Which of the following branches of science is concerned with the study of relationship between plants and their environment? कौन सा ऐसा स्टडी होता है जिसमें हम प्लांट को उसके इन्वायरमेंट के साथ कनेक्ट करके स्टडी करते हैं? साइटोलॉजी आपके सेल्स की स्टडी होती है, मॉर्फोलॉजी आपके देखो मॉर्फोलॉजी क्या होती है आपकी? बेसिकली मॉर्फो देखने को ही बोलते हैं कि आपकी बॉडी कैसी दिख रही है। सेम आपकी मॉर्फोलॉजी और आपके फिजियोलॉजी दोनों आपके देखने के अपीयरेंस की स्टडी को ही बोला जाता है। ये सेल की स्टडी होगी, आपके देखने की अपीयरेंस होगी आपकी इकोलॉजी। एक ऑप्शन बचा जो कि क्या आपका सही ऑप्शन है,
इकोलॉजी में हम बेसिकली बात करते हैं प्लांट्स और इनके रिलेशनशिप कैसे अपने एनवायरनमेंट के साथ, बेसिकली प्लांट्स और एनवायरनमेंट के रिलेशनशिप की जो बात करते हैं वो बात हम करते हैं आपके इकोलॉजी में, ठीक है। Lichen is considered symbiotic association of two living organisms which organisms are involved in it. लाइकेन एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के अंदर लाई करता है, उस सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का नाम क्या होता है आपका, नाम तो उसको हम सिम्बायलिज्म के नाम से भी जानते हैं। उसमें दो ऑर्गन होते हैं। सिम्बायलिज्म का मतलब क्या होता है, आपके दो पार्टीज हैं, दोनों एक दूसरे का फायदा करवाते हैं। जैसे मान लो एक ऐसा पार्टी इसके पास जो है वो इसके पास नहीं, इसके पास जो इसके पास नहीं है, ठीक है। जैसे इसमें आते हैं आपके एल्गी और फंगस। एल्गी खाना बना सकते हैं, एल्गी के पास शेल्टर नहीं है। फंगस के पास शेल्टर लेकिन खाना नहीं बना सकता, तो एल्गी आपके फंगस को खाना देता है और फंगस आपके एल्गी को शेल्टर प्रोवाइड करता है। दोनों का फायदा हो गया, आपके एल्गी को शेल्टर मिल गया और आपके फंगस को खाना मिल गया। इसमें दो होते हैं आपके एल्गी और फंजाई। आपके एल्गी को बोला जाता है आपका माइकोबायंट और फंगस बोला जाता है आपका माइकोबायंट, आपके फंगस को बोला जाता है और फाइकोबायंट आपके एल्गी को बोला जाता है। ये इनके नाम होते हैं बेसिकली रिलेशनशिप के अंदर अंदर, ठीक है। एल्गी का नाम फाइकोबायंट और फंगस का नाम माइकोबायंट, इसका नाम याद रखना आप। बैक्टीरिया एंड फंजा डेवलपिंग ऑन डेड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स। डेड डिकेइंग मतलब सड़ी गली चीजों पे जो उगते हैं, जैसे कि आपके कोई भी अगर आपके डेड बॉडी है उस पर अगर कोई उगता है या सड़ जाते हैं बेसिकली ना, वो डेड डिकेइंग सड़ने वाला, तो क्या होता है पैरासाइट्स नहीं होते आपके, ना कम्युनिजल्स होते हैं, ना सिम्बायंट्स होते हैं आपके सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफाइट्स का मतलब ही ऐसा होता है जो कि डेड और डिकेइंग चीजों के ऊपर उगते हैं। मेनली आपके फंगस होते हैं, कुछ आपके बैक्टीरियाज भी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एड्स इज कॉज्ड बाय ह्यूमन डेफिशिएंसी इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस HIV। द ट्रांसमिशन ऑफ HIV इन्फेक्शन जनरली अकर्स थ्रू। आपके HIV का जो इन्फेक्शन होता है वो किसके थ्रू होता है, किसकी वजह से होता है। एड्स आपके HIV की वजह से होता है और HIV आपके किसकी वजह से होता है। क्या गंदा खाना खाने से होता है? नहीं। या पानी पीने से? नहीं। ट्रांसफ्यूजन ऑफ कॉन्टेमिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स, ब्लड से हो सकता है आपका, लेकिन हम सारे ऑप्शन देखेंगे। इनहेलिंग पॉल्यूटेड एयर, क्या गंदा हवा इनहेल करने से होगा? नहीं। शेकिंग हैंड्स 90%, इनफैक्ट नहीं। बेसिकली होता क्या है कि एड्स फैलता कैसे है, किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन का बॉडीली फ्लूइड, हेल्दी पर्सन के बॉडी फ्लूइड में जाकर के मिक्स हो जाए। जैसे मान लो बॉडीली फ्लूइड में क्या क्या आता है आपका, ब्लड आ सकता है, स्पर्म आ सकता है, विजाइनल फ्लूइड आ सकता है। अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन का ये तीनों फ्लूइड किसी हेल्दी पर्सन में चला गया तो उसको एड्स हो सकता है किसी भी मीन से। आपका ट्रांसफ्यूजन वाला ऑप्शन ठीक है यहाँ पे। अगर आपके कॉन्टामिनेटेड ब्लड जो है इन्फेक्टेड पर्सन के हेल्दी ब्लड में आ गया तो उसको एड्स कॉज कर सकता है। If we are to measure the length of blood vessels in our body, how many kilometers would it add up to? अगर हमारी बॉडी में जितने भी ब्लड वेसल्स है, जितने भी आर्टरीज है, जितने भी वेन्स है, जितनी भी कैपिलरीज है, अगर सबका हम सम कर देंगे तो अप्रॉक्सीमेटली कितना होगा वो? ना 10 किलोमीटर, ना 1000 किलोमीटर, ना 10,000 किलोमीटर, अप्रॉक्सीमेटली 96,000 से होता है आपका 1,00,000 किलोमीटर के आसपास। तो ज़्यादा अप्रॉक्स आंसर क्या आपके 1,00,000 किलोमीटर के आसपास आपका 96,000 इतना आपका हो सकता है। अगर आपकी पूरी बॉडी से आर्टरीज और वेन्स निकालते हैं और उनकी लेंथ नापी गई तो आपके लगभग वो 96,000 टू आपका 1,00,000 के आसपास किलोमीटर के आसपास होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग रिप्लेसमेंट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग बाय लेस न्यूट्रिटिव फूड लो इन प्रोटीन्स एंड कैलोरीज इन्फेंट्स बिलो द एज 1 ईयर सफर फ्रॉम। ऐसे बच्चे होते हैं जो मान लो भी ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं, लेकिन उनका हमने चेंज क्या कर दिया, ब्रेस्ट फीडिंग की जगह पे हमने लेस न्यूट्रिटिव फूड जिसमें न्यूट्रिशन बहुत कम है, प्रोटीन कम है, कैलोरीज कम है, अब 1 साल से भी कम छोटे बच्चे हैं वो, तो उनको ना डिजीज होती है। डिजीज का नाम होता है आपका मैरिस्मस। मैरिस्मस में क्या होता है आपका, बच्चों के ना लिम्स जो होते हैं, हाथ और पैर बहुत ही ज्यादा पतले हो जाते हैं और उनका ना थोड़ा सा एब्डोमेन जो होता है थोड़ा सा स्वेल हो जाता है उनका एब्डोमेन, ठीक है। इसकी वजह से आप कह सकते हो कि अगर किसी बच्चे की हमने डाइट जो कि ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं डाइट उसको हमने रिप्लेस कर दिया लेस न्यूट्रिटिव फूड से, ठीक है, लो इन प्रोटीन्स, कैलोरीज प्रोटीन में कमी है, कैलोरीज में कमी है और 1 साल से कम है, तो उनको कौन सी डिजीज होगी आपकी, मैरिस्मस।
Why can cardiac muscle fibers contract for longer periods than skeletal fibers? अब होता क्या है कि कार्डियक मसल्स आपके सेल्फ एक्साइटरी होते हैं, ठीक है, एक्साइटेटरी होते हैं। मतलब बेसिकली आप बोलना चाह रहे हैं कि कार्डियक मसल जो होता है क्या आपके खुद फंक्शन करते हैं? नहीं, इनसे फंक्शन बेसिकली करवाया जाता है। कौन करवाते हैं इनसे? आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा और आपके हाइपोथैलेमस काम करवाते हैं, लेकिन ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है। ये रीज़न नहीं है कि जिसकी वजह से ज़्यादा देर तक आपका कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम पार्शली कंट्रोल्स द स्ट्रेंथ लेंथ ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन। देखो आपका जो एक्स्ट्रा कैल्शियम पाया जाता है ना, वो उनके कॉन्ट्रैक्शन और लेंथ को कंट्रोल करता है, जो कि बेसिकली आपका एक कह भी सकते हो सही आंसर है आपका। कैल्शियम का कंसंट्रेशन आपके कार्डिक मसल्स को ज़्यादा टाइम तक कॉन्ट्रैक्ट रहने में हेल्प करता है, उनकी लेंथ लंबी कर देते हैं। तो कहने की स्टेटमेंट ठीक है। और भी पढ़ते हैं। सिस्टर्न ऑफ ट्यूब्यूल्स आर मोर डेवलप्ड इन कार्डिक मसल्स। देखो कार्डिक मसल्स में सिस्टर्न्स होते हैं, लेकिन ये रीज़न नहीं होता कि बेसिकली वो उनका लेंथ बहुत लंबा होता है, ज़्यादा तक कॉन्ट्रैक्ट रह सकते नहीं। कार्डियक मसल्स यूनिन्यूक्लिएटेड रेदर देन मल्टीन्यूक्लिएटेड। हाँ, कार्डियक मसल्स आपके यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, लेकिन ये कोई रीज़न नहीं है कि ज़्यादा तक कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे वो। आपका मेन आंसर है आपका बी वाला। कैल्शियम का लेवल जो है वो कार्डियक मसल्स की लेंथ को बहुत टाइम तक लंबा करके रखता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि बहुत टाइम तक कॉन्ट्रैक्ट ही रहा है वो। While writing, the main bones in the hand that mainly help hold the pen in position। आप कह सकते हो कि हाथ में जो आप पेन होल्ड करते हो ना, ये वाले जो बोन्स होते हैं जो कि आपके पेन को होल्ड करवाते हैं, इनको बोलते हैं हम फेलेंजेस, ठीक है। फेलेंजेस बेसिकली क्या काम करते हैं? ये आपके बोन्स को ऐसे, आपके पेन को ऐसे पकड़ते हैं और आपके स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं ताकि आप इनको होल्ड करके रखो पोजीशन में। ये होते हैं आपके फेलेंजेस। लिम्स के, हाथ के अपर 4 लिम्स के जो बोन्स होते हैं ना, हैंड के, रिस्ट के जो होते हैं, रिस्ट के ऊपर वाले ये वाले बोन्स, इनको फेलेंजेस बोलते हैं। नेक्स्ट आपका डाउन सिंड्रोम, अ कोजेनिटल डिजीज डिसऑर्डर इन ह्यूमन बीइंग्स इज कॉज्ड बाय। देखो डाउन सिंड्रोम क्या होता है? आपका जो 21 नंबर का क्रोमोसोम होता है ना, ये पेयर में पाए जाते हैं, लेकिन इसमें एक और कॉपी ऐड हो जाता है। ये कंडीशन हो जाती है आपकी ट्राइसोमी कंडीशन, मतलब 3 क्रोमोसोम साथ में प्रेजेंट है, 3 क्रोमोसोम। इसको हम क्या बोलते हैं? ट्राइसोमी। कौन से नंबर पे हुआ है आपका? 21 पे। डाउन सिंड्रोम में क्या आता है? आपका हेड ब्रॉड हो जाता है, फेस बिल्कुल फ्लैट हो जाता है, हाइट छोटी हो जाती है, आईज आपके थोड़े डायगनली हो जाते हैं, पूरी बॉडी रिंकल्ड हो जाती है, मुंह से सलाइवा निकलता रहता है, आपके चेस्ट और लिवरेटेड डिजीज होता रहता है, डिक्रीज पाम लाइंस, वेब नेक होता है आपका, आपके नेक के पीछे बहुत सारे लेयर्स बन जाती हैं। तो ये सारे सिम्टम्स आते हैं आपके इसमें डाउन सिंड्रोम में आते हैं, ठीक है। वो क्यों होता है? क्योंकि 21 पे एक और पेयर एक और ऐड हो जाता है, तो उसका हम क्या बोलते हैं? ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम 21, ऑप्शन डी। कंसिडर द फॉलोइंग ह्यूमन डिजीजेज: अनीमिया, हीमोफीलिया, ल्यूकीमिया, फिनाइलकेटोन्यूरिया। इनमें से हेरिडिटरी कौन है? हेरिडिटरी मतलब अगर आपके पेरेंट्स को है तो आपको भी हो सकता है, या जेनेटिक कौन सा है इसमें आपका? अनीमिया खून की कमी जेनेटिक नहीं होता। हीमोफीलिया रॉयल डिजीज होता है आपका, जो कि जेनेटिक है, अगर आपके पेरेंट्स को है तो आप में चांसेस है होने के। ल्यूकीमिया आपका ब्लड कैंसर होता है। देखो कैंसर आपका मेनली जेनेटिक नहीं होता, लेकिन हाँ ल्यूकीमिया में थोड़े बहुत फैक्टर्स होते हैं जो कि आपके पेरेंट्स से आप फैल सकते हैं, लेकिन यहाँ तो आपके कैंसर के अंदर है, इसकी वजह से इसको हम जेनेटिक डिजीज नहीं बोलते, हेरिडिटरी नहीं बोलते। फिनाइलकेटोन्यूरिया आपका एक हेरिडिटरी डिजीज होता है। इसमें ना आपका एक अमीनो एसिड होता है फिनाइल एलानाइन, फिनाइल एलानाइन, जो कि कन्वर्ट नहीं हो पाता, उसकी वजह से हमारी बॉडी में अलग अलग टाइप के सिम्टम्स होते हैं, लेकिन आपका जेनेटिक ही होता है। फर्स्ट और फोर्थ है, फर्स्ट और फोर्थ का ऑप्शन क्या है आपका? ऑप्शन बी। अदर देन स्प्रेडिंग मलेरिया, एनोफिलिस मॉस्किटो आल्सो नोन एज वेक्टर ऑफ। देखो खाली मलेरिया को छोड़ करके एनोफिलिस मॉस्किटो और क्या फैलाता है? डेंगू आपके एडीज फैलाते हैं, इंसेफेलिटीज भी आपके एडीज भी फैला सकता है, और कुछ और भी टाइप के होते हैं। येलो फीवर भी आपका एडीज और क्यूलेक्स दोनों फैला सकता है। एडीज मॉस्किटो और क्यूलेक्स दो टाइप के मॉस्किटो। एलिमिनेट करना है तो इन तीनों को एलिमिनेट कर दो। ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, तो बचा क्या आपका? फिलेराइसिस। फिलेराइसिस आपका एनोफिलिस फैला सकता है। फिलेराइसिस में आपके बेसिकली फिलेरियल वॉर्म जो होता है ना, वो भी आपके देखो फिलेरिसिस आपके दो फैलाते हैं, एनोफिलिस फैला सकते हैं और आपके फिलेरियल वॉर्म जो कि आपके एक एनिमल किंगडम में आते हैं, उनका नाम होता है आपका एनिलीडा, एनिलीडा के अंदर आते हैं आपके वो, ठीक है।
अच्छा, एनिलिडा से पहले क्या आता है आपका एस्किलमेंथिस। एस्किलमेंथिस में फिलेरियल वॉर्म्स आते हैं जो कि आपको फ्लेरेसिस कॉज करता है, और वो कौन कैरी कर सकता है? आपकी फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो भी कॉज कर सकते हैं आपके। सही ऑप्शन क्या आपका? ऑप्शन बी। 30th, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन्वॉल्व इन प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन ह्यूमंस। हमारे अंदर ब्रीदिंग कौन कौन करवाता है? आपका नर्वस सिस्टम करवाता है, ऑब्वियसली आपका नर्वस सिस्टम। ब्रीदिंग का रेट कौन मेंटेन करता है? आपका ब्रीदिंग का रेट आपका मेंटेन करता है हाइपोथैलेमस, और मेंटेन करता है आपका मेड्यूला। हाँ, नर्वस सिस्टम करवाता है। डायफ्राम, डायफ्राम क्या काम करता है? एक तरफ से आपके रिब केज पे और नीचे की तरफ आपके ऊपर की तरफ आपके लंग्स के वॉल पे अटैच होता है, ताकि अगर आपके लंग्स चारों डायरेक्शन में एक्सपेंड हो रहा है तो उसको एक्सपेंशन में हेल्प करवाता है। हाँ, रिब के मसल भी हेल्प करवाते हैं आपके उसको शिफ्ट करवाने के लिए, आपके लंग्स के वॉल को शिफ्ट करवाने में ये भी आपका करवाते हैं। तो इसमें ऑप्शन क्या जाएगा आपका? ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो ये बेसिकली कुछ हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे बायो के, जिसमें आपने देखा कि अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछे गए आपके, डिजीज से पूछे गए आपके, सेल से पूछे गए आपके, प्लांट से पूछे गए आपके, और भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए। तो आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल गया होगा कि आपके एग्जाम्स में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो फिर हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लासेस में और ऐसे क्वेश्चंस के साथ, ताकि आपको मालूम चल जाए कि एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जा सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लासेस में। जय हिंद।